गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में पहली बार खुल के और डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रिलेटेड ही आते हैं आपके। सबको फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ही ट्रेड करना होता है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर्स क्या होते हैं और फिर धीरे धीरे हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, फ्यूचर क्या होता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आई एम वेरी श्योर आप सबको टेक्सचुअल डेफिनेशन पता है, आप सब ने पढ़ा हुआ है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं समझा के एक सिंपल एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक्चुअली ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुए थे कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट से। जब रिचर्ड डेनिस के टर्टल ट्रेडर्स जब ट्रेड किया करते थे तो वो सब लोग भी फ्यूचर्स, कमोडिटी फ्यूचर्स लाइक कॉफी, सोयाबीन, उन सब में काफी ट्रेड किया करते थे। तो स्टार्ट वहीं से हुआ था, इसीलिए मैं कुछ वैसा सी एग्जांपल देके आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे हम इस हमारे टॉपिक को स्टॉक मार्केट की तरफ ट्रांसफर करेंगे, कुछ की टर्म्स को समझेंगे और फिर लाइव चार्ट्स में देखेंगे कि उन जो हमने की टर्म्स सीखी हैं उनको लाइव चार्ट्स में कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। देखो, एक किसान है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। किसान है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एक टमाटर का किसान है, यानी कि टमाटर उगाता है। जब किसान टमाटर की खेती करता है, जब टमाटर पक जाता है या पकने वाला होता है तो उसको मंडी में लेके जाता है। मंडी में वहां पे उसके ट्रक की, टमाटर की क्वालिटी को देखते हुए वहां पे बोली लगती है। जो मंडी में आड़तीए होते हैं या मंडी में जो एजेंट्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो ट्रक की बोली लगाते हैं। किसान पूरे दिन वहां पे वेट करते हैं, जो भी उस वक्त मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसके अराउंड एक बोली लगती है। कई बार ये आड़तीए मिलके सिचुएशंस को मैनिपुलेट भी कर देते हैं और कई बार किसान मजबूरी में अपने टमाटर्स को सस्ते दामों पे बेचना पड़ जाता है क्योंकि वो वापस नहीं ले जा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द किसान कि वो वापस घर ले जाए, वो टमाटर सड़ जाएगा, उसे तो बेचना ही है। गांव से पैक करके ट्रक में लेके आ गया है, लोडिंग दे दिया है, भाड़ा लग गया है, तो उसे बेचना ही है। कई बार सही प्राइस नहीं मिलती है तो किसान, आपने देखा होगा किसानों को कि कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि किसान अपनी सब्जियां रोड पे फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें उतना भी दाम नहीं मिल रहे होते हैं जितने की उनकी भाड़ा लगा होता है। तो सोचते वापस ले जाके भी क्या फायदा है। तो आप गुस्से में कई बार आपने किसानों को इस तरह से रोड पे टमाटर फेंकते हुए भी देखा होगा। तो ये इसीलिए फार्म बिल्स भी जो हमारी गवर्नमेंट है लाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे कि किसान को आड़तियों से डील ना करना पड़े। तो अगर किसान आड़तियों से डील नहीं करे, जो मंडी में एजेंट्स हैं उनसे डील नहीं करे, तो क्या ऑप्शन होते हैं उसके पास, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक क्योंकि हम टमाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम एक टमाटो केचप कंपनी के बारे में बात करेंगे, उसी का एक एग्जाम्पल बनाते हैं। कि सपोज करो एक टमाटो केचप कंपनी है, वो टमाटर की केचप बनाती है और बाद में अपनी सप्लाई चेन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है, एंड कस्टमर तक पहुंचाती है। लेकिन टमाटर की केचप को बनाने के लिए उसे बहुत सारे टमाटर लगते हैं, यानी कि साल भर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही बार में बनाएंगे, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं जहां पे उनको कंसिस्टेंटली टमाटर की सप्लाई चाहिए। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझो कि क्या वो क्या कर सकता है, ये टमाटो केचप कंपनी, इनके लिए इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मंडी में जाना और टमाटर का भाव ताव करना और हर बार टमाटर को खरीद के लाना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना। तो ये लोग जनरली क्या करते हैं, डायरेक्टली किसान से बात करते हैं। वो एक किसान से बोलते हैं कि तुम जितने भी टमाटर बोओगे, अगर तुम मुझे ये वाला क्वालिटी का टमाटर दो जिसका साइज ये है, कलर ऐसा है, ठीक है, ये वाला टमाटर दोगे तो मैं तुम्हारे जितने भी टमाटर हैं उसे डायरेक्टली खरीद लूंगा तुमसे। ना तो तुम्हें मंडी में जाके अपना वहां पे बोली लगवानी है और प्रोबेबली सफर करना है कई बार, वो तुम्हारा भी बच जाएगा और मुझे भी मंडी में जाके टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं है। कई बार मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में, तो इसलिए दोनों ही पार्टी सफर करती हैं। कई बार टमाटर जब किसान बेचने जाता है और उस वक्त टमाटर की मार्केट में रेट कम है, तो टमाटर किसान को कॉम्प्रोमाइज करके एक सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। टमाटो केचप कंपनी है, अगर उसको टमाटर चाहिए और उस वक्त मार्केट में टमाटो की प्राइस में स्पाइक आ गया तो वो लोग अपना प्राइस भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो उनका एमआरपी है, क्योंकि उनको जो सप्लाई है टमाटर की महंगी पड़ जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं।
टेक एन एग्जाम्पल की मार्केट में उस वक्त टमाटर की भाव चल रहा है मंडी में 25 रुपए का। तो ये लोग, हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन बना रहा हूं मैं, कि ये लोग आपस में कहते हैं ठीक है जितने भी तुम टमाटर बोओगे मैं तुम्हें वो सारे टमाटर खरीद लूंगा 20 रुपए के भाव से, 20 रुपए किलो के भाव से। सपोज करो 50 क्विंटल का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम मुझे 50 क्विंटल दोगे, अगले 3 महीने में जो तुम्हारी फसल रेडी हो जाएगी वो सब मैं ले लूंगा। तुम डायरेक्टली अपना ट्रक मेरी फैक्ट्री में ले आओ, खत्म करो, ना तुम्हें मंडी जाना है ना मुझे मंडी जाना है, हम दोनों आपस में डील कर लेंगे। फायदा क्या है किसान का? किसान को हेडेक नहीं है कि प्राइस क्या लगेगी जब मैं मंडी में जाऊंगा, ठीक है, क्या उस वक्त टमाटर की सेल बूम पे होगी कि नहीं होगी। उसको एक फिक्स प्राइस मिल गया है कि जितना भी टमाटर वो बोएगा वो सारा एक कंपनी पहले से ही खरीदने को तैयार है। ये एक फ्यूचर की डील है। 3 महीने बाद मैं तुमसे जो भी तुम अपने खेत में टमाटर बो रहे हो वो इस भाव पे खरीद लूंगा। नुकसान क्या हो सकता है किसान को, कि जब ये 3 महीने बाद हो सकता है मंडी में प्राइस हो टमाटर की 40 रुपए, लेकिन किसान को तो इस टमाटो केचप कंपनी को 20 रुपए में ही देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। फायदा क्या हो सकता है कि जब किसान की टमाटर की फसल रेडी हो, वो वहां जाए, उस वक्त हो सके मंडी में 10 रुपए का भाव चल रहा हो, तो किसान को तो 20 का है भाव मिलेगा क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कंपनी के साथ, तो कंपनी को 20 रुपए में ही लेने पड़ेंगे। केचप कंपनी को फायदा क्या है वो आप समझिए। केचप कंपनी को भी एक फिक्स्ड सप्लाई मिल रही है और एक फिक्स प्राइस पे मिल रही है, तो वो अपनी इन्वेंट्री उसी हिसाब से बिल्ड कर सकता है, अपने केचप की मार्केट में प्राइस उस हिसाब से लॉन्च कर सकता है और प्राइस को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? सिंपल एग्जांपल। ऐसी बहुत ये केचप कंपनीज को बहुत सारे टमाटर चाहिए होते, बहुत सारे दूसरे किसानों के साथ भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। और ऐसा ही नहीं है, ना सिर्फ ये, आप बहुत सारी केचप कंपनीज हो सकती हैं या वो कंपनीज हो सकती हैं जो टोमेटो की जिनको कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए, वो भी बहुत सारे किसानों के साथ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं। कोई हल्दीराम हो सकता है, कोई मैकडोनल्ड्स हो सकता है, या कोई बीकानेर वाला हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है जिनको बहुत सारे टमाटर या वो पर्टिकुलर टमाटर के प्रोडक्ट्स, जो टमाटर से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करते हैं, वो लोग भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं किसान के साथ। तो इसको हम एक बोलते हैं फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। इसको स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करो तो आपको अंदाजा लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक मार्केट में क्योंकि फसल बीज बो के और फल आने तक नहीं उगती हैं, तो वहाँ पे एक एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमें अगले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट राइटर होता है, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट राइटर है किसान। किसान ने कॉन्ट्रैक्ट राइट किया, इसने कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिकते चले जाते हैं, पार्टीज आती चली जाती है, और ये इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्वेंटरी बिल्ड हो जाता है। ये क्या बताता है बेसिकली आपको, एक पॉइंट इन टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि 1 लाख टोमेटो के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बिटवीन डिफरेंट फार्मर्स एंड डिफरेंट कंपनीज, तो उसको क्या बोलते हैं, टमाटर में कितना इंटरेस्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी में बायर और सेलर का कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे, कि हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलते हैं कि कितना ओपन खुला हुआ इंटरेस्ट है कि मार्केट में टमाटर की कितनी डिमांड है। राइट? थोड़ा सा धीरे देखो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ आएगा। इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, हल्दीराम है, टोमेटो केचप कंपनीज हैं, जिन्होंने मान लेते हैं कि कुल मिलाकर 100 कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। उन्होंने 20 रुपए की प्राइस पे, जबकि मंडी में उस वक्त भाव चल रहा था 25 रुपए में, 20 रुपए की प्राइस पे बहुत सारे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। ये 100 अलग अलग किसान भी हो सकते हैं, या 20 किसान हो सकते हैं जिनके 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स या है ना अलग अलग हैं, या कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे कुछ टमाटर को सेल करने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं, एक फ्यूचर में डिलीवरी लेंगे। आज नहीं ले रहे उसकी डिलीवरी, लेकिन आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि मैं आपसे फ्यूचर में एक आज की डेट में जो प्राइस एग्री हुई है उस डेट में, उस प्राइस पे मैं फ्यूचर की डेट में आपसे ले लूंगा। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम समझते हैं इस बात को। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो एक नया रेस्टोरेंट आया, ठीक है, और उसको भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, है ना। बीकानेर वाला मार्केट में आ गया उसको, या फिर कोई नई कंपनी खुली है, वो कह रही है यार हमें भी टमाटर तो चाहिए, लेकिन मंडी में जाके तो हम भी डील नहीं कर पाएंगे, आड़ती है वहां पे बहुत प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है ना, तो क्या करें।
तो वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है, तो हम भी जाके किसानों से बात करते हैं, और वो क्या करता है, किसानों से 10 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है ना। कुछ और 2-3 किसानों को पकड़ता है, उनसे बोलता है तुम्हारी फसल हम ले लेंगे। ठीक है, हो सकता है उस वक्त मंडी में प्राइस चल रही है 26 रुपया, और कॉन्ट्रैक्ट, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त साइन करेंगे 22 रुपीज का। एक कुछ भी हो सकता है, हाइपोथेटिकली आई एम गिविंग सम नंबर्स। अब आपको क्या समझ आया इस इक्वेशन से? क्या टमाटर के मार्केट में नया पैसा आया है यहाँ पे? क्या ये एक नया पैसा है? ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ये नया पैसा है। क्यों आया? क्योंकि नया प्लेयर आया मार्केट में। यहाँ पे भी नए प्लेयर आए, यहाँ पे भी नया प्लेयर आया, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड हुए हैं, एक नई प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुए हैं। तो अब अगर जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो जाता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट की ये थी, क्योंकि मंडी में अंडरलाइंग जो है मंडी में प्राइस बढ़ गई है ना। फ्यूचर में इस प्राइस पे 3 महीने बाद मैं डिलीवरी ले लूंगा। 3 महीने भी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्या नया पैसा आया मार्केट में? ये बिल्कुल नया पैसा आया मार्केट में। ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से इनका कोई लेना देना नहीं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड हुए, जिसको हम बोलते हैं नया मार्केट में इंटरेस्ट आया है ना। अगर सिंपल टर्म से समझने की कोशिश करें तो आज की तारीख में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 100 पहले से थे, 10 इन्होंने बिल्ड किए, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हो गए? 110 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। स्टॉक मार्केट की भाषा में जब नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो हम उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या है? 110 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि आज की डेट में 110 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं। अगर फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो नया इंटरेस्ट डेवलप होगा, नया इंटरेस्ट डेवलप होगा तो नया पैसा आएगा मार्केट में। ये मार्केट में तेजी को बताता है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम सिर्फ लॉन्ग साइड की बात कर रहे हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं लॉन्ग साइड पे। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट साइड पे भी होता है, उसको धीरे धीरे समझेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को इस तरीके से समझते हैं कि ये जो नया प्लेयर आया, उसने वो गया किसानों के पास, जो किसान नहीं मिले, या वो उसका इंटरेस्ट भी नहीं था। वो कह रहा है कि इन लोगों ने 20 रुपए में खरीदा है ना, मैं इन्हीं लोगों से, इन लोगों में से किसी से कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फार्मर्स एंड बिल्डिंग और गेटिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू द मार्केट, ये क्या कर सकता है, एग्जिस्टिंग प्लेयर से उनके कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता है। ठीक है, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट इसने नए ले लिए। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, क्या मार्केट में नया पैसा आया है? बताओ मुझे, सोच के बताओ, मार्केट में नया पैसा आया? मार्केट में नया पैसा नहीं आया इस केस में। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। ये प्लेयर्स क्यों बेच देंगे? ये प्लेयर्स इसलिए बेच देंगे कि हो सकता है इन्होंने कुछ एडवांस में, किसी किसी प्लेयर ने एडवांस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, है ना। 20 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उससे जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मार्केट में टमाटर की प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगी। उसने इसलिए कुछ एडवांस में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। जैसे ही 25 रुपए से मार्केट मंडी में प्राइस 26 रुपए हो गई, इस प्लेयर को लगा अभी अगर कोई टेकर है तो आई आई एम रेडी टू सेल माई एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने तो 20 में साइन किया लेकिन मैं तुमको 22 में दे दूंगा। जी, इसको क्या फायदा है? वो कह रहा है एक तो मुझे हेडेक नहीं है नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, नए उससे डील करने की, तो मुझे 2 रुपए ज्यादा पे भी मिल रहा है, तो हम ओके। तो ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांजैक्ट हुए हैं, यहाँ पे नया पैसा नहीं आया है, ये सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टॉक मार्केट की भाषा में भी समझें तो जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, जब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो नया ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता है। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रेड होते हैं तो सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करते हैं, वो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड नहीं करते हैं। अब इसी एग्जांपल को अगर गौर से समझोगे तो आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है? ओपन इंटरेस्ट तो 100 का ही है, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने हैं, लेकिन वॉल्यूम जरूर बढ़ गया। वॉल्यूम कितना हो गया? 110 का हो गया। 100 का तो यहाँ हुआ था और 10 और नए ट्रेड हो गए, तो वॉल्यूम जरूर बढ़ा है, लेकिन नया पैसा मार्केट में नहीं आया है, नई तेजी नहीं आई है, नई डिमांड नहीं आई है। इस बात को समझने की कोशिश करो, इसको शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि मेरे पास सपोज करो रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रिलायंस के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, दैट सेज इतना रिलायंस में ओपन इंटरेस्ट है। अगले दिन अगर रिलायंस का प्राइस सपोज करो 2500 रुपए पे है, राइट, 2500 पे है। नाउ इफ द रिलायंस प्राइस नेक्स्ट डे गोज अप, से 2600 रुपये हो गया, 2600 हो गया, लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट ऊपर नहीं बढ़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है? सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, है ना। ओपन इंटरेस्ट तो उतना ही है लेकिन मुझे वॉल्यूम दिखेगा,
वॉल्यूम तो दिखा है लेकिन ये नया पैसा नहीं है, नया पैसा नहीं है तो ये तेजी नहीं, ये नई तेजी नहीं है, ये तेजी जो है ना ये सिर्फ टेम्परेरी हो सकती है क्योंकि आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अगर साथ में जब रिलायंस 100 रुपए से ऊपर बढ़ा और उस वक्त मैं कहूँ कि नया कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्ड हो गया यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया, तो उसका क्या मतलब हुआ, नया पैसा आया है, नए डिमांड आई है मार्केट पे, नए प्लेयर आए हैं जो कि लॉन्ग साइड पे रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को राइट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, सस्टेनेबिलिटी आ रही है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ सॉरी प्राइस बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी कि सपोज करो कुछ किसान बोल रहे हैं कि आई एम डन विद दिस होल डील, इस बार टमाटर की मेरी खेती शायद ठीक नहीं होगी या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तो कोई और कमोडिटी मिल गई, मैं वो उगाऊंगा। हो सकता है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को राइट ऑफ कर दे, बोले मैं खत्म कर रहा हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मैं नहीं दे सकता जी आपको 3 महीने बाद टमाटर इस प्राइस पे, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा इसमें। तो वो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यानी कि मार्केट से डिमांड खत्म हुई है, यानी कि कोई मार्केट से बाहर हो गया है। ठीक है, तो जब उस केस में ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर प्राइस ऊपर जा रही है रिलायंस की और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसका क्या मतलब होता है, ये तो एक डाइवर्जेंस है ना। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो यानी कि डिमांड जनरेट हुई है, तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हो गया एक डाइवर्जेंस जो हमें बता रहा है कि जो ऊपर जा रही है प्राइस, ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम है, सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं या फिर ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब हो गया कि ये ऊपर प्राइस तो जा रही है लेकिन पीपल आर एग्जिटिंग एट अ हायर प्राइस। जिसने 20 रुपए पे बेचा था वो कह रहा है, ये कह रहा है लेकिन अभी तो मार्केट प्राइस ज्यादा है, मैं 20 में राइट ऑफ नहीं करूंगा, तो इसको 22 में राइट ऑफ करना पड़ रहा है। प्राइस लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो ऊपर गई है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। फिर से देखोगे आपको समझ आएगा धीरे धीरे, और अभी हम और आगे चलेंगे तो आपको शायद स्टॉक मार्केट में जब मैं लेके जाऊंगा तो और समझ आएगा। पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ रिलेशनशिप है इन चीजों में। प्राइस अगर ऊपर जा रही है और ऊपर ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, जब प्राइस बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हम उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि लॉन्ग साइड में नए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो रहे हैं। 2500 अगर रिलायंस का प्राइस है फ्यूचर में, और अगर वो बढ़ के 2600 हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है 1,10,000 हो गए हैं, यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, नया पैसा इज गेटिंग इनटू द मार्केट, न्यू मनी इज गेटिंग इनटू द मार्केट ऑन द लॉन्ग साइड, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आर गेटिंग रिटर्न ऑन द लॉन्ग साइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग बिल्डअप होना, यानी कि जो प्राइस में तेजी है वो सस्टेनेबल हो सकती है क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाए और ओपन इंटरेस्ट ऊपर ना जाए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि प्राइस तो ऊपर गई है लेकिन कुछ लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स राइट ऑफ कर दिए। जो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट था वो घट घट के 99,500 का हो गया है, 99,000 का हो गया है। तो इसका मतलब ये प्राइस ना शॉर्ट कवरिंग है, लोग ऊपर से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो हड़बड़ाहट में घबराहट में एग्जिट कर रहे हैं, उनको स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे ये डील नहीं करनी है। उस केस में जब प्राइस ऊपर जाती है और ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी कि ये प्राइस जो मूवमेंट है ऊपर वाला, ये शायद सस्टेनेबल नहीं होगा लेकिन एक बहुत तेजी से आएगा, है ना। किसी भी की लेवल पे 18,000 44,000 बैंक निफ्टी जब पहुंचता है की लेवल पे, कुछ लोग शॉर्ट कवरिंग को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम इसको और देखेंगे चार्ट पे, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जस्ट एक फटाफट मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इन टर्म्स को समझ जाओ। अगर प्राइस नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब शॉर्ट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट्स नए बन रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है, शॉर्ट साइड पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो रहे हैं। यहाँ वाले केस में क्या हुआ था, लॉन्ग साइड पे कॉन्ट्रैक्ट राइट हो रहे थे, यहाँ पे शॉर्ट, जो कि टमाटर के केस में एप्लीकेबल नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केट में क्योंकि हम शॉर्ट साइड पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो पीपल आर राइटिंग
शॉर्ट साइड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप होना। अभी क्या यहाँ पे क्या हुआ था, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट लॉन्ग साइड पे बढ़ रहा था, यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट शॉर्ट साइड पे बढ़ रहा है, मार्केट की प्राइस नीचे जा रही है और शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसको समझेंगे हम, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे, और कुछ टूल्स दिखाऊंगा, चार्ट्स में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको, इट विल मेक मोर सेंस टू यू। ठीक है। अब एक और इक्वेशन होती है इसमें, जिसमें हम बात करें कि प्राइस नीचे आ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है ना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं और प्राइस भी नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो गिरावट है स्टॉक प्राइस में, ये जो गिरावट है ये सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट साइड पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये ऑपोजिट होता है शॉर्ट कवरिंग का, यानी कि गिरावट शायद सस्टेन नहीं करेगी बट आएगी तेजी से, क्योंकि नीचे की साइड पे लोग अपने लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं, जिन्होंने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये डेफिनेशन समझना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग होती है, इन चार डेफिनेशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इनका। ठीक है ना, इसलिए इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देख कैसे सकते हैं, कहाँ से सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एनएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे आप मार्केट डेटा में जाओगे, यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट्स में जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर हैं, आप देखो यहाँ पे आपको बता रहा है ओपन इंटरेस्ट क्या है। आप डेली का डेटा अगर देखोगे, डाउनलोड करोगे सीएसपी को, आपको बताएगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। 29 जून का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, कल क्या था, परसों क्या था। आप निफ्टी, सॉरी निफ्टी नहीं, जैसे स्टॉक फ्यूचर है, स्टॉक फ्यूचर के ऑप्शंस देख सकते हो। रिलायंस में व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट, 1,29,000 के अभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अवेलेबल। लेकिन जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट राइट होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि वो लॉन्ग साइड पे राइट हो रहा है या शॉर्ट साइड पे, जैसे कि अनलाइक ऑप्शंस जहां पे आपका सीई और पीई है, कॉल एंड पुट है, फ्यूचर में तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम उसको प्राइस के साथ रिलेशनशिप निकालते हैं कि प्राइस अगर नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हम उसे शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं, जैसे मैंने समझाया था। तो फ्यूचर में जब ओपन इंटरेस्ट रीड करते हैं तो उसको प्राइस के साथ रिलेशनशिप में रीड करते हैं कि प्राइस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है, उस हिसाब से हम एक रुझान बनाते हैं कि वो लॉन्ग बिल्डअप है या शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट बिल्डअप है या लॉन्ग अनवाइंडिंग है। इसको और समझेंगे, मैं आपको, जैसे ये एक मैंने आपके लिए ऑलरेडी खोल के रखा है, ये हमारा फ्राइडे का निफ्टी का चार्ट है। नीचे मैंने ओपन इंटरेस्ट लगाया हुआ है, जीरोधा में ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर अवेलेबल है, आप इसको लगा सकते हो। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई है और आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। लुक एट द ओआई डेटा, यहाँ पे ओआई डेटा कितना था, 10.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स वर देयर। प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, राइट, फ्रॉम दिस लेवल प्राइस ब्रोक आउट, प्राइस ने ब्रोकआउट दिया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 10.4 मिलियन हो गया। प्राइस वेंट अप फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम 18,860 टू प्राइस वेंट अप टू 18,880। At the same time, 5 minutes के चार्ट पे, विद इन 5 मिनट्स आई कुड सी दैट ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो गॉट अप। इसका मतलब क्या है, इट्स अ लॉन्ग बिल्डअप, राइट। इसका मतलब ये प्राइस में जो तेजी आ रही है, ये इट मे सस्टेन, क्योंकि नया पैसा आ रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हो रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद में देखा प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, 10.7 मिलियन, 10.8 मिलियन, 10.8 मिलियन, बढ़ता ही जा रहा है, 11 मिलियन हो गया। यू सी, प्राइस ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये आप इजीली देख पा रहे हो, ओ आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ओ आई। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को वैसे रीड करते हैं। नाउ लुक एट दिस, प्राइस इज कमिंग डाउन, ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग अप। एट सर्टेन पॉइंट आपने देखा प्राइस वाज कमिंग डाउन यहाँ पे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। व्हाट इट इज टेलिंग मी कि प्राइस इज कमिंग डाउन लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। व्हाट इज दिस, what is this equation, price is coming down
and open interest is also coming down, which says it's long unwinding, it may not sustain. ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मैं बना रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नई पोजीशन शॉर्ट साइड पे बनानी है तो आई शुड ट्राई टू अवॉइड इट बिकॉज इट्स कुड जस्ट बी अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। एंड इफ आई एम ए स्कैल्पर, मैं उस लॉन्ग अनवाइंडिंग को भी, लॉन्ग अनवाइंडिंग एकदम से बहुत फास्ट होगी क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने लगेंगे। अब इसी चीज को यहाँ पे समझे, प्राइस इज गोइंग अप, प्राइस इज गोइंग अप, लेकिन ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन। यू सी दिस, ओपन इंटरेस्ट का लाइन नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, क्या मुझे बता रहा है, इट्स शॉर्ट कवरिंग, इट मे नॉट सस्टेन। ये लंबी रैली नहीं हो सकती है क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अनलेस अनटिल इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो, मुझे इसमें नहीं घुसना चाहिए। और देखा आपने, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, प्राइस वहीं घूम रही है क्योंकि वो एक शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, यहां से जब आ रहा है ओपन इंटरेस्ट जा रहा है, जब ओपन इंटरेस्ट नीचे आने लगा तो ये सस्टेनेबल नहीं है अब मेरे लिए, नेक्स्ट डे वही हो गया। ठीक है, ये एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताने की कोशिश की है। यहाँ पे भी आप देखो प्राइस ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है, लुक एट दिस ओपन इंटरेस्ट लाइन, प्राइस इज गोइंग अप, ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो गोइंग अप, इट्स लॉन्ग बिल्डअप। कहाँ कहाँ से डेटा को देख सकते हो, मैं जैसे मैंने बताया आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक फ्यूचर में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हो तो आप इस तरह से ट्रेड नहीं कर पाओगे। यू नीड टू हैव बेटर एक्सेस टू द डेटा, आपके पास डेटा की एक्सेस होनी चाहिए और उसको रीड करने के लिए आसान टूल्स होने चाहिए जिनसे आप उनको रीड कर सको। मैं आपको यहाँ पे, मैं आई चार्ट्स यूज़ करता हूँ, कोई बंदिश नहीं है किसी, मेरा आई चार्ट के साथ कोई कमर्शियल एंगेजमेंट नहीं है, आप जो टूल यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ आई चार्ट्स क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आई चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, वेरी मच कंफर्टेबल विद आई चार्ट्स कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कैसे मुझे देखनी है। मैं आपको जो सिंपल सा कुछ एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, फ्राइडे का, यही हमने अभी यहाँ पे भी देखा था, जीरोधा में हमने देखा निफ्टी का चार्ट है। मैं आपको, सॉरी, ठीक है, मैं अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर्स में हम चलते हैं ओआई ब्रेकअप पे चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, ओआई ब्रेकअप है, 15 मिनट का चार्ट अगर मैं खोलूं आपके लिए, नाउ व्हाट इट इज टेलिंग मी, टाइम वाइज हर 15 मिनट में ये मुझे बता रहा है निफ्टी का प्राइस क्या है, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन, ये ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। देखो, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं अगर आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि एग्जिस्टिंग ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है इन कंपैरिजन टू द प्राइस। प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्या ओपन इंटरेस्ट में चेंज जो है वो पॉजिटिव साइड पे आ रहा है कि नेगेटिव साइड पे आ रहा है। इसी तरह ऑप्शन में भी होता है, वहां पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप गौर से देखोगे, ओपन इंटरेस्ट पूरे दिन धीरे धीरे निफ्टी का फ्राइडे को बढ़ते ही चले जा रहा है, एक दो जगह कम हुआ होगा, है ना, नहीं, यह सिर्फ प्राइस कम हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है। ये क्या है, 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं आपको इस ब्रेकआउट के वापस समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, आया एक ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ये एक लेवल था, ये एक लेवल था, यहाँ पे निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया, सॉरी, यहाँ पे क्या आया, निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया। ये इस लेवल को ब्रेकआउट के कितने बजे की बात है, ये आया 2 बजे। मैं जगह गौर से देखूं 2 बजे, यानी कि ये 2 बजे है, 2 बजे यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हुई शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, इट कुड बी अ शॉर्ट क्विक मोमेंटम स्पाइक हो सकता है जो कि सस्टेन करे और ना करे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग है तो मुझे शायद कुछ कुछ छोटा स्कैल्प मिल जाए। 15 मिनट बाद जब मैंने देखा, ये शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप में कन्वर्ट हो गई, और लुक एट द डिफरेंस। ठीक है ना, जो ओआई चेंज हुआ है ना, वो कितना ज्यादा चेंज हुआ है, उससे पहले क्या आप देखोगे ओआई कितना छोटा छोटा चल रहा है, एकदम से ओआई चेंज होके 649 हो गया। मैं ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 5.90% से चेंज हो गया। दैट्स कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप। क्यों, प्राइस भी ऊपर गई, निफ्टी 844 से 878 गया, 18,844 से 818, और मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया तो मुझे क्या बता रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो गया, दिस ब्रेकआउट में सस्टेन, है ना, ये शायद सस्टेन करेगा, दिस कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर,
इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे ट्रेड करते हो, क्या चीजें देखते हो ट्रेड करने से पहले। बट आज मैं सिर्फ इसको फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ब्रेकआउट हुआ, इसका सस्टेनेबिलिटी मुझे यहाँ से दिख सकता है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल पे फिर से 2:30 बजे वाली कैंडल पे फिर से लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लुक एट द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो 5.90 से बढ़ के 8.45 हो गया। कितना ज्यादा परसेंटेज बड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ, विच इज टेलिंग मी दिस इज अ गुड ट्रेड। इस कैंडल पे और बढ़ गया। ये कैंडल 2:30 बजे बंद हुई, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल, फिर नेक्स्ट कैंडल। मुझे क्या दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्डअप आ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप आते ही जा रहा है। ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड है। उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। देखो ये हुआ लॉन्ग अनवाइंड। इस कैंडल पे आपको क्या मिला, लॉन्ग अनवाइंडिंग मिला। लॉन्ग अनवाइंडिंग का क्या मतलब होता है, जो अभी हमने समझा था कि लॉन्ग अनवाइंड का मतलब प्राइस तो नीचे आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है। यानी कि ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव साइड पे बढ़ नहीं रहा है। अगर ये नीचे आता और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता तो ये प्राइस शायद फिर क्रैश कर जाता। लॉन्ग अनवाइंडिंग कह रहा है ये जो क्रैश हुआ है, ये जो नीचे आया है प्राइस, इसमें ओपन इंटरेस्ट नीचे, ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे आ रहा है। इट मींस ये शायद सस्टेन ना करे, आई मे स्टे इन द कॉल। या तो मैं यहीं पे निकल जाऊं। देखो अपने टारगेट के हिसाब से भी प्ले करते हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे फिर से वो क्या हो गया, शॉर्ट कवरिंग, वो फिर से ऊपर आ गया। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग डेटा। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको चार्ट के साथ रिलेट कर पाते हो। मैं आपको एक और सिंपल चीज बताता हूँ। लेट्स लुक एट दिस। ये अगर आप इसमें जाओगे, इसको हम बोलते हैं ओ आई स्कैन। आई चार्ट में फीचर है, और भी टूल्स में होंगे शायद, सेंसिबल, ओ आई पर्ल, सब में होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं आई चार्ट से कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं यूज करता हूँ। ये ओ आई स्कैन है, ये मुझे बताता है कि आज की डेट में ओवरऑल टुडे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना है, पीसीआर कितना है, फ्यूचर में डिस्कस करें पीसीआर को, ओआई में चेंज कितना है, ओआई कितना हुआ है, प्राइस में कितना चेंज हो गया है, लास्ट 15 मिनट में क्या हुआ है, यही सब पैरामीटर्स में, लास्ट 30 मिनट्स में क्या हुआ है इन्हीं सब पैरामीटर्स में, लास्ट 60 मिनट्स में क्या हुआ है इन्हीं सब पैरामीटर्स में। तो इस तरह से ये मुझे पूरी डिटेल दे देता है। और वेरी गुड फीचर है कि मैं इसमें यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखूँ लॉन्ग बिल्डअप। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या सारे टाइम फ्रेम पे वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। देखो मैंने यहाँ लॉन्ग बिल्डअप कर दिया, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप कर दिया, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। मैं इसको अब एंटर करता हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हर टाइम फ्रेम पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, यानी कि प्राइस ऊपर गई, और और क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा। दैट इज लॉन्ग बिल्डअप। सबसे पहले देखो, जब चेंज होता है ना ट्रेंड, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लॉन्ग बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। फिर वो धीरे धीरे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग बिल्डअप शिफ्ट होगा। फिर धीरे धीरे वो 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होगा। ओवरऑल मेरे को पूरे दिन का कितना क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का स्टेटस है वो पता चलता है। इस तरह से हम क्विकली, ये तो मार्केट बंद हो चुका है, तो ये एट द क्लोज ऑफ द मार्केट जो सिचुएशन है वो है। बट ड्यूरिंग द मार्केट ऑल्सो यू कैन लुक एट दीज नंबर्स कि सपोज करो 11 बज रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कौन से स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है हर टाइम फ्रेम पे। डेफिनेटली स्टॉक में तेजी दिखेगी मुझे चार्ट पे, देख सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, जब आप इसको लाइव मार्केट में देखोगे तो इंपॉर्टेंट चीज होगी आपको प्राइस चेंज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कि ऐसा तो नहीं कि प्राइस ऑलरेडी 6-7% भाग चुका है, तो इट्स मे नॉट बी अ गुड ट्रेड की ऑलरेडी बहुत भाग गया। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि किस में ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है। इफ आई जस्ट पुट अ शॉर्ट ऑन दिस, तो देखो लाल पैथ लैब में कल के दिन में फ्राइडे को 15% का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ था। 15% का ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ, प्राइस चेंज कितना हुआ, बहुत थोड़ा सा। लेकिन ये एंड ऑफ द डे की सिचुएशन है। अगर अभी मैं सिर्फ लाल पैथ लैब को देखूं तो मार्क ड्यूरिंग द डे क्या हुआ होगा, मुझे ये सिग्नल्स बहुत पहले मिले होंगे। लेट्स गो एंड चेक द लाल पैथ लैब, तभी शायद आपको समझ आएगा। आई लुक एट, सॉरी, लाल पैथ, डॉक्टर लाल पैथ लैब का ये डेटा है। नाउ लुक एट दिस डेटा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एट द एंड ऑफ द डे, मार्केट क्लोज होने से पहले
मैंने देखा हर टाइम फ्रेम पे लाल पैथ लैब में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्डअप था, 30 मिनट्स पे लॉन्ग बिल्डअप था, 60 मिनट्स पे लॉन्ग बिल्डअप था, पूरे दिन का भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ। लुक एट द एंड, लाल पैथ लैब ने अपना डे कैसे एंड किया। लाल पैथ लैब ने एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन दिया यहाँ पे, उसके बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। उसने ब्रेकआउट दिया, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट सब पे लॉन्ग बिल्डअप करके ब्रेकआउट दिया। क्या ये मेरे लिए अच्छा एक बीटीएसडी कैंडिडेट हो सकता था? हो सकता था शायद, क्योंकि इसने लास्ट मिनट तक जाते जाते भी आप देखो एक मारूबोजू टाइप की कैंडल बनाई और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप भी कैसा, इस टाइप का 15% का लॉन्ग बिल्डअप दिया। इसी को अगर मैं यहाँ देखने की कोशिश करूं, लाल पैथ लैब को, मैं इसका इक्वेशन देखूं कि किस तरह से इसमें, क्योंकि अब यहाँ पे हम टाइम वाइज देख पाएंगे। ये रहा लाल पैथ लैब, यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे, टाइम वाइज देख पाएंगे कि कब इसमें लॉन्ग बिल्डअप बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग, अगेन ये कह रहा है कि जो नीचे गया है वो शायद सस्टेन नहीं करेगा। हम इसको चार्ट से कंपेयर करते हैं। देखो पहला स्पाइक यहाँ पे आया, कितने बजे आया, ब्रेकआउट दिया 2:45 बजे, 14:45 पे। मैं यहाँ आता हूँ 14:45 का मतलब ये 3 बजे की कैंडल है। ये 14:45 से ही अगर आप देखोगे इसमें लॉन्ग बिल्डअप स्टार्ट हो गया था। अगर मैं एक लाल पाथ लैब या मैं खाली इस स्कैनर के भरोसे चल रहा था तो उस वक्त मुझे यहाँ पे हर जगह पे लॉन्ग बिल्डअप दिखा होता। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको देखा टाइम वाइज, यहाँ से इसमें लॉन्ग में देखो शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ऊपर का मूव आया लेकिन ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा चेंज आया, जहां कॉन्ट्रैक्ट माइनस में 9 कम हुए थे, नए 48 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया, प्राइस में भी स्पाइक आया, लॉन्ग बिल्डअप हुआ। नेक्स्ट कैंडल पे देख रहे हो लॉन्ग बिल्डअप कितना हुआ है, नए 217 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, प्राइस ऊपर जा रहा है। 15% से ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जो 3400 कॉन्ट्रैक्ट थे वो 3691 हो गए सिर्फ 15 मिनट में। जो मुझे क्या बता रहा, लाल पैथ लैब में अचानक से तेजी आई है। कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन, वो टीवी चैनल्स पे या टेलीग्राम चैनल्स में लोग बोलते हैं इसमें एकदम मोमेंटम आ रहा है, ये बाय कर लो, वो सेल कर लो। नहीं करना चाहिए। जिसमें बता रहा हूँ क्या फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे, दे हैव एक्सेस टू एंड बहुत सारे टाइप के डेटा पे उन लोगों को एक्सेस होता है। एंड दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अचानक से कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और वो कितना सस्टेनेबल है। आप इसकी क्वांटिटी देखो, पूरे दिन में कितनी क्वांटिटी हो रही थी और यहाँ पे आने के बाद क्वांटिटी में कितनी तेजी आई है। और अगर ये एट द एंड ऑफ द डे आई है तो मैं इसको बीटीएसटी के तौर पे भी देख सकता हूँ। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना नहीं है, मतलब दीज आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया। जैसे अब एक सन फार्मा है, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला एग्जांपल थे 4.19, ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ 4.19, सारे टाइम फ्रेम में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। लेट्स गो एंड लुक एट द चार्ट ऑफ सन फार्मा। ठीक है, ये सन फार्मास्यूटिकल का चार्ट है। नाउ लुक एट द, जब लास्ट में ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, लुक एट दिस कैंडल। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद तो हम एंट्री लेना बहुत लेट हो जाता है, मतलब मेरे हिसाब से हमें ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेते ना। लुक एट द लास्ट टू कैंडल्स एंड नाउ लुक एट द ओपन इंटरेस्ट सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर मैं सन फार्मा का डेटा खोलूं, सन फार्मा को अगर मैं देखूं, नाउ दिस इज, ओप सॉरी, नॉट एसआरएफ बट सन फार्मा। ठीक है, ये मेरा सन फार्मा का डेटा है। गौर से देखो कहां से लॉन्ग बिल्डअप हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, लास्ट की दोनों कैंडल में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लुक एट द क्वांटिटी, ये जो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई ना, यानी कि एक छोटी सी डाउनफॉल आया, पर वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि वो अनवाइंडिंग है, इट्स नॉट शॉर्ट बिल्डअप, है ना, बहुत थोड़ा सा करा। उसके नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया क्या, कि यहाँ तो लॉन्ग बिल्डअप होना, दिस वाज द लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ पे इसने इतने बड़े वॉल्यूम के साथ एक स्पाइक मारा जहां पे हमें बता रहा है कि बहुत बड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है ना। और फिर नेक्स्ट कैंडल पे फिर लॉन्ग बिल्डअप ड्यूरिंग द मार्केट। ये तो क्या हो गया, हम एंड ऑफ द मार्केट देख रहे हैं तो हम आगे नहीं बता सकते आगे क्या हुआ, लेकिन अगर ड्यूरिंग द मार्केट आप इसको देखोगे तो फिर अगर जब तक वो लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, वो सस्टेन कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे पे, तो यू कैन स्टिल स्टे इन द कॉल बिकॉज वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजें दिखना बंद हो जाए। बीच में शॉर्ट बिल्डअप आया था ना, वो गायब हो गया, देख रहे हो, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, तीनों तेज है।
तीनों का मतलब क्या है? शॉर्ट कवरिंग, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए, लॉन्ग बिल्डअप हुआ पहले, लोग डरे, उसके बाद फिर से लॉन्ग बिल्डअप हुआ, जो कि बहुत अच्छा सिग्नल है कि एकदम से तेजी आ गई इसमें, है ना। यहाँ पे भी हम अगर 30 मिनट्स पे देखें उसे, तो ये देखो, ये लॉन्ग बिल्डअप है, ये शॉर्ट कवरिंग हुई, स्टॉप लॉसेस हिट हुए, इस लेवल पे शायद लोगों के स्टॉप लॉस हो, और उसके बाद फिर से लॉन्ग बिल्डअप। क्या ये बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, मतलब मुझे ऐसा लगता है डेटा को देखते हुए। लेकिन मैं बीटीएसटी प्लेयर नहीं हूँ तो इसलिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट कि ये एंड में हुआ है। पहले होता था, तो हम देखो, पहले कोई क्लैरिटी नहीं है, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप होता ही जा रहा है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ब्रेकआउट नहीं है कुछ भी। मेरा अगर एक लेवल बनाऊंगा तो ये लेवल है, शॉर्ट टर्म पे ये लेवल है, ये एक लेवल है, इनके नीचे कहीं ब्रेकआउट होगा तो मुझे दिखाई देगा, और तब मैं डेटा पॉइंट्स को देखने की कोशिश करूंगा कि डेटा पॉइंट कैसे उस चीज को बता रहे हैं मुझे कि वहां पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। वन वन आवर के चार्ट पे देखो इसको, सिर्फ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है ना। और क्या मेरी कैंडल्स भी उस जो वहां मुझे दिखाई दे रहा है उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या चांसेस है कि कल क्या मुझे यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा, है ना। इस लेवल पे मुझे कल क्या ब्रेकआउट मिलेगा, मिलना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले मुझे बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो इट्स वेरी लाइकली कि मुझे वो ब्रेकआउट भी मिल जाए। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी। तो आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ आया है, नहीं आया है तो मुझे क्वेश्चन पूछो, टिप्स मत मांगो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। आपके पास सारे डेटा सोर्सेज हैं, आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो तो टूल्स में देखो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ना बिना कुछ खर्चा किए हुए ही मैं सब ट्रेड कर लूंगा, तो आप लोगों के पास एक एज होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेटा पे एक्सेस होगा तब आप कुछ चीजें प्राइस एक्शन में दिखाई देने से पहले आप शायद समझ पाओगे कि डेटा कैसे चेंज हो रहा है, डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो 5-6 हज़ार रुपए एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप देते तो एक महीने का, और वहां से टिप्स लेते हो। 5-6 हज़ार रुपए मेरे ख्याल से मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन है आई चार्ट्स का या सेंसिबल का, 5-6 हज़ार में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो जो कि आपका एक इन्वेस्टमेंट है आपकी स्किल में, ठीक है। जब जैसे ही मैं किसी को बोलता हूँ कि आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, तो कहते हैं यार पैसे 5,000 रुपए, 6,000 रुपए। लेकिन वही आदमी खुशी खुशी ना एक टेलीग्राम चैनल को टिप्स लेने के लिए 6,000 इजीली दे देता, वो भी सिर्फ एक महीने के, क्योंकि उनको लगता है मैं क्यों मेहनत करूं, कोई और कर रहा है। कोई और की मेहनत से किसी ने अगर कमाना होता है इस मार्केट में, तो अंबानी उन सबको अपने घर पे बिठा लेता। वो जितने भी टेलीग्राम चैनल वाले ना, और अंबानी क्यों इतनी मेहनत कर रहा होता, कहता सब आओ मेरे घर पे एंटीलिया में 2 फ्लोर पे 100-150 उन टेलीग्राम चैनल ओनर्स को बिठा देता गन पॉइंट पे, बोलो अब कमा के दिखाओ, मैं दे रहा हूँ पैसा तुम्हें, लो 1,000 करोड़ रुपए बना के दो मुझे, जिसमें से 500 करोड़ रुपए। तो किसी और की मेहनत से कोई कमाता होता, तो फिर उसे ना ये 500-600 5,000 रुपए की टिप बेचने में नहीं पड़ना होता। थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करो। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, टूल्स में इन्वेस्ट करो, कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करो, काबिलियत में इन्वेस्ट करो, पैसा अपने आप आएगा। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, आप और एग्जाम्पल ढूंढो, आपको बहुत इजीली दिखाई समझ आएगी चीजें कि सब आपके सामने है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है, उसी तरीके से हो रहा है जैसे वो होता है जो आपको दिखाई देता है। सिर्फ शायद राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट टूल्स पे एक्सेस नहीं है, कौन सा डेटा पॉइंट्स हमें देखने चाहिए शायद उस पे एक्सेस नहीं है, तो इसलिए कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं और कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे हम इसको और ऑप्शंस पे जाएंगे। पहले थोड़ा फ्यूचर्स को समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू कवर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या होता है, जो आपको एक रुझान बनाने में मदद करता है कि मार्केट में एफआईएस जो हैं वो कहाँ बाय कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे भी हम एक डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम इन सब डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं कब बाय करूंगा, कब सेल करूंगा। प्राइस एक्शन तो आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं आता है तो फिर थोड़ा उधर भी मेहनत करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि पीसीआर क्या होता है, ऑल दीज चीज़ें।
धीरे धीरे करेंगे। अगर मैं सब यहीं पे डिस्कस करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे हम, 4-5 घंटे का एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा। मेरे पास भी इतनी बैंडविड्थ नहीं है, आपके पास तो बिल्कुल होगी ही नहीं कि आप इतना लंबा वीडियो देख पाओ। ऑलरेडी लोग कमेंट कर देते हैं कि बहुत लंबा वीडियो है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, छोटे से टॉपिक को समझाने के लिए बड़ा समझा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दो। थैंक यू वेरी मच।